हेलो दोस्तों। तो जो एस्कैरिस का रिप्रोडक्शन है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मेल और फीमेल एस्कैरिस होता है, मेल फीमेल एस्कैरिस दोनों अलग अलग होते हैं। जो मेल वाला एस्कैरिस होता है वो साइज में छोटा होता है, जो फीमेल वाला एस्कैरिस होता है वो साइज में बड़ा होता है। जो मेल वाला एस्कैरिस होता है वो पोस्टीरियर इंड पर मुड़ा होता है, कर्व होता है। जो मेल एस्कैरिस होता है वो कर्व होता है और फीमेल एस्कैरिस पॉइंटेड होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि मेल एस्कैरिस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके सामने जो लेक्चर है, ये लेक्चर चलेगा एस्कैरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन है एस्कैरिस में किस तरह से होता है और कौन कौन से उसके आर्गन पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में कौन कौन से हैं। तो एक होगा सिंगल टेस्टिस। याद रखिएगा इसमें सिंगल टेस्टिस होता है जिसे मोनार्किक कहते हैं। याद रखिएगा कि एस्कैरिस में सिंगल टेस्टिस होता है। अगर सिंगल टेस्टिस है तो उसे मोनार्किक कंडीशन कहते हैं और मोनार्किक कंडीशन का मीन्स होता है सिंगल टेस्टिस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिंगल टेस्टिस होता है। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं, ठीक है ना। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं और वृषण जो होता है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में स्पर्म और हिंदी में उसे कहते हैं शुक्राणु, ठीक है ना। तो मेल का एक गैमीट होता है जिसे स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहा जाता है। एस्कैरिस में सिंगल टेस्टिस होता है, उसे मोनार्किक कंडीशन कहते हैं। और मोनार्किक कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है मोनार्किक कंडीशन, जिसका मतलब होता है सिंगल टेस्टिस। सिंगल टेस्टिस का मतलब हो गया कि एक अकेला टेस्टिस होता है जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं और ये इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं और ये जो शुक्राणु या स्पर्म होता है ये मेल का गैमीट होता है। हेप्लॉइड यंग नंबर होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बन के तैयार होता है। बाबू इसके बाद देखना कि इसमें अनपेयर्ड वैस डिफरेंस पाया जाता है। अनपेयर्ड वैस डिफरेंस का मतलब हो गया कि अगर टेस्टिस की संख्या दो रहती, टेस्टिस की संख्या अगर दो रहती तो दो वैस डिफरेंस होता। तो जब दो वैस डिफरेंस होता तो हम कहते हैं कि ये पेयर्ड है। पेयर मतलब जोड़ी में है। जब देख रहे हैं कि ये जोड़ी में नहीं है तो इसको लिखेंगे अनपेयर्ड वैस डिफरेंस। ये स्पर्म को कलेक्ट करने वाला इस ट्यूब है जो स्पर्म को कलेक्ट करेगा। इसके बाद तीसरा है ए वेसिकुला सेमिनैलिस। ये तीसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट है वेसिकुला सेमिनैलिस। और वेसिकुला सेमिनैलिस जो होता है अब ये तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मेल का गैमिट होता है यानी जो स्पर्म होता है या जो सीमेन होता है उसको कलेक्ट करने वाली थैली होती है जिसको हम कहते हैं वेसिकुला सेमिनैलिस, ठीक है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब होता है कि वह नली, वह पाइप, वह ट्यूब, वह रास्ता जिसके माध्यम से मेल का जो गैमीट होता है वह निकलेगा, इजैकुलेट होगा, बाहर की तरफ जाएगा, उसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और पांचवा नंबर उसके पिछले वाले भाग पर होता है द पीनियल सैक विथ पीनियल सीटी। ध्यान दीजिएगा इसमें पीनियल सैक होता है और पीनियल सीटी पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसको अगर ये देखें कि जो एस्कैरिस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक है सिंगल टेस्टिस, दूसरा अनपेयर्ड वैस डिफरेंस, तीसरा है वेसिकुला सेमिनैलिस, चौथा इजैकुलेटरी डक्ट और पांचवा है द पीनियल सैक विथ पीनियल सीटी, ठीक है। अब हम एक सिंगल सिंगल करके पढ़ लेंगे। टेस्टिस हिंदी में वृषण कहते हैं इसे। मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है जिसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये लंबा होता है, मतलब पाइप जैसा होता है, लंबा होता है और पतला होता है और क्वाइल्ड भी होता है। क्वाइल्ड का मतलब होता है लॉन्ग हो गया, इसका मतलब लंबा होता है, थिन का मतलब पतला होता है। तो ये पतली नली होती है लेकिन यहाँ पे लिखा है क्वाइल्ड। क्वाइल्ड को हिंदी में कुंडलित कहते हैं। कुंडलित का मतलब होता है कि गुच्छा या जुड़ा जाएगा, जिसे कोई धागा जैसे गुच्छित हो जाएगा, फंस जाता है एकदम एक ही में क्वाइल्ड हो जाएगा, वही कंडीशन होती है जिसको हम क्वाइल्ड कहते हैं। मतलब कुंडलित इसका एक सिस्टमेटिक नाम है। बाकी तो आप अपनी भाषा में जैसे
कोई धागा होगा ले लीजिए, उससे पूरा चारों तरफ से मिला दीजिए तो लगेगा कि यहाँ जुड़ा गया पूरा एक ही में। ऐसी कंडीशन होती है इसकी। कॉइल्ड होता है, मुड़ा होता है, बैंड होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक मतलब तंतुवत होता है। तंतुवत, तंतुवत का मतलब, तंतु मतलब होता है धागा जैसा, ठीक है ना, तो ये धागा जैसा होता है। उसके बाद कि इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, याद रखिएगा कि जो टेस्टिस का एंटीरियर पार्ट होता है वो स्यूडोसिल होता है। और स्यूडोसिल का मतलब होता है कि वो सिल नहीं होती, वो गुहा नहीं होती, वो ठोस भाग होता है। बात समझ आ रही है? टेस्टिस का इंटीरियर भाग स्यूडोसिल होता है। और स्यूडोसिल का मतलब होता है कि ऐसी पाइप जो भरतू होती है, ठोस होती है बिल्कुल, ठीक है, उसे कहते हैं स्यूडोसिल। अब देखेंगे कि जो टेस्टिस होता है वो सिंगल होता है, तो यहां पे इसे कहते हैं मोनार्की कंडीशन, ठीक है ना। जब टेस्टिस की संख्या सिंगल हो, अकेला हो, तो उसे मोनार्किक कंडीशन कहते हैं। और इसमें एक देखेंगे कि ये टीलोजेनिक होता है। टीलोजेनिक का मतलब हो गया कि जो जर्म सेल होती है वह डेवलप करती है, जर्म सेल डेवलप होती है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द गोनैड, ठीक है ना। गोनैड के प्रॉक्सिमल हिस्से में जर्म सेल का निर्माण होता है। तो बाबू जर्म सेल किसे कहते हैं? जो शुक्राणु होता है उसी शुक्राणु को जर्म सेल कहते हैं। इसी को आप स्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी को आप गैमिट भी कह सकते हैं, ये गैमिट भी है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो टीलोजेनिक होता है, टीलोजेनिक का मतलब होता है कि जो एस्कैरिस मेल में, एस्कैरिस के मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, वह स्पर्म का फॉर्मेशन उसके प्रॉक्सिमल इंड पर होता है, गोनैड के प्रॉक्सिमल इंड पर होता है, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल इंड में इसके स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जर्म सेल कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। उसका डेवलपमेंट कहां पर होता है? उसके प्रॉक्सिमल पार्ट्स को होता है, गोनैड के। अब दूसरी बात, गोनैड समझिएगा। गोनैड किसे कहते हैं? गोनैड का मतलब हो गया, हिंदी में उसे जनक कहते हैं, और गोनैड का मतलब हो गया कि जिसमें मेल हो या फीमेल हो, जिसमें मेल और फीमेल के गैमिट बनते हैं, ठीक है ना, जिसमें मेल और फीमेल के गैमिट बनते हैं उससे गोनैड कहा जाता है। मेल और फीमेल के जो गैमिट जहां पे बनते हैं उससे गोनैड कहते हैं। जैसे देखिएगा, मान के चलिए जैसे गोनैड है, ठीक है ना, गोनैड को हिंदी में क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और जो गोनैड होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मेल गोनैड, मेल गोनैड, ठीक है ना, और एक होता है फीमेल गोनैड, फीमेल गोनैड, ठीक है ना। तो मेल गोनैड और फीमेल गोनैड। तो जो मेल गोनैड होता है इसे टेस्टिस कहते हैं, फीमेल गोनैड, जो मेल गोनैड होता है उसे टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल गोनैड को ओवरी कहते हैं। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहा जाता है, और इसको हिंदी में वृषण कहा जाता है। वृषण में क्या बनेगा भैया? तो वृषण में बनेगा मेल गैमिट। मेल गैमिट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। उसी तरह से अंडाशय में क्या बनेगा? ओवम बनेगा। क्या बनेगा? ओवम बनेगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अंडाणु होता है वह हेप्लॉइड एन नंबर होता है, और जो शुक्राणु होता है वह हेप्लॉइड एन नंबर होता है। जब एन नंबर शुक्राणु और एन नंबर अंडाणु का जब फ्यूजन होगा तो इसी से बनेगा जाइगोट, ठीक है ना। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसे युग्मनज कहते हैं। और जो जाइगोट होता है वह 2n होता है। और 2n कैसे होता है भैया? इसका मतलब होता है कि जैसे आप ये देखेंगे कि n नंबर प्लस n नंबर, यानी n नंबर मेल गैमिट, n नंबर फीमेल गैमिट इक्वल टू 2n नंबर, ये बनेगा जाइगोट। तो ये टेस्टिस है और ये ओवरी है, ये दोनों क्या है? मेल और फीमेल दोनों गोनाइड है, ठीक है ना। तो ये गोनाइड के प्रॉक्सिमल भाग पर जर्म सेल का डेवलपमेंट होता है, उसी को कहते हैं हम शुक्राणु, स्पर्म या मेल गैमिट, ठीक है ना। अब देखेंगे कि जो पार्ट ऑफ टेस्टिस है, जो टेस्टिस होता है एस्कैरिस में, वो 3 भाग में होता है। जो टेस्टिस होता है एस्कैरिस का, उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है इंटीरियर सॉलिड पार्ट, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, वो सॉलिड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ सेक्स सेल, और सेक्स सेल का फॉर्मेशन करेगा, सेक्स सेल से बना होता है। दूसरा पार्ट से इसका
मिडल पार्ट्स और तीसरा पार्ट है इसका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि एस्केरिस के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उसका टेस्टिस होता है वो सिंगल होता है, मोनार्किक कंडीशन कहते हैं। और उसमें एक कंडीशन होती है कि उसका टेस्टिस 3 भाग में बटा होता है, एंटेरियर पार्ट, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट्स होता है। ठीक है ना। अब दूसरा जो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो पार्ट्स है, ऑर्गन है, उसको कहते हैं वैस डिफरेंस। आपने देखा कि वैस डिफरेंस जो होता है वो अनपेयर्ड होता है, मतलब अकेला होता है। इट इज ए वेरी शॉर्ट, छोटा होता है, और ये खुलता कहां पर है, सेमिनल वेजाइकल में खुलता है। ठीक ना, समझ पा रहे हैं कि वैस डिफरेंस जो होता है इट इज ए वेरी शॉर्ट, लीड्स इनटू ए सेमिनल वेजाइकल। इसका मतलब कि जो वैस डिफरेंस होता है अनपेयर्ड होता है और छोटा होता है, और ये खुलता है सेमिनल वेजाइकल में। सेमिनल वेजाइकल क्या होता है, सेमिनल वेजाइकल वो थैली है, वो थैली या जैकेट, या वो कह सकते हैं कि वो बर्तन है जिसमें मेल एस्कैरिस का स्पर्म आके स्टोर होता है। तो मेल एस्कैरिस का स्पर्म आकर के जहां पे स्टोर होगा, जहां पे संरक्षित होगा, उसे हम कहेंगे सेमिनल वेजाइकल। ठीक है ना। उसके बाद भैया देखो तीसरा नंबर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे वेसिकुला सेमिनैलिस आप कहते हैं। और वेसिकुला सेमिनैलिस यही हिस्सा है जिसको कहते हैं कि वाइड ट्यूब, मतलब एक चौड़ी पाइप होती है, वाइड ट्यूब प्रेजेंट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो उसके 1/3 पार्ट्स में होता है। ठीक ना, लगभग उसके 1/3 हिस्से पर होता है, उसकी बॉडी में पीछे की तरफ होता है। और इट ज्वाइन द इजैकुलेटरी डक्ट, और जो वेसिकुला सेमिनैलिस होता है इसका संबंध इजैकुलेटरी डक्ट से होता है। हमने आपको पीछे समझाया कि इजैकुलेटरी डक्ट वह रास्ता, वह पाइप, वह ट्यूब, वह नली है जिसके माध्यम से मेल का स्पर्म निकलेगा, रिलीज होगा, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जाएगा। ठीक है ना। तो इजैकुलेटरी डक्ट पॉइंट नंबर 4 है, देखिएगा इजैकुलेटरी डक्ट है, ये शॉर्ट होती है, मतलब छोटा होता है, और नैरो होता है, मतलब पतला भी होता है। बट मस्कुलर ट्यूब, ये मसल्स से बनी एक ट्यूब है जो ओपनिंग होती है इसकी क्लोएका में। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्लोएका पूछ दे 1 नंबर में, तो क्लोएका के बारे में आप क्या लिखेंगे, क्लोएका, और क्लोएका के माध्यम से वो कहां खुलेगा, आउटसाइड में खुलता है, बाहर की तरफ खुलेगा। तो क्लोएका क्या होता है बाबू, ध्यान देना इसको, क्लोएका का मतलब समझिएगा। तो क्लोएका का मतलब होता है, जैसे समझो क्लोएका, क्लोएका, ठीक। अब क्लोएका वह पाइप होती है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी किसी जीव में जब पाचन होगा तो पाचन के बाद इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है ना, यानी उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा। और दूसरा जेनाइटल मतलब जननिक भाग, जनन वाला अंग या जननिक भाग, ठीक है ना। जननिक भाग का मतलब हो गया जनन से संबंधित पार्ट, तो जनन से संबंधित अंग, ठीक है ना। जेनाइटल हिस्सा डाइजेस्टिव के बाद जो उसका एजैकुलेटरी जो एक्सेस मटेरियल होता है, दोनों एक ही रास्ते से निकलता है। अगर ना समझ में आया तो ये समझो कि जो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है, शरीर का अपशिष्ट पदार्थ हो गया, तो वो उसी रास्ते से निकलेगा। और साथ में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो ओपनिंग पार्ट्स होता है वो क्लोएका होता है। तो क्लोएका इज ए कॉमन ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड जेनाइटल सिस्टम। तो जो जेनाइटल सिस्टम होता है, जेनाइटल, ठीक ना, यानी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ ट्यूब है, और उसी में एक्सक्रीटरी सबस्टेंस का मतलब क्या, उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ भी उसी रास्ते से बाहर निकलेगा, और जेनाइटल सिस्टम जो होता है वो उसी रास्ते से बाहर निकलेगा। यानी कि मेल का स्पर्म जो होता है, मेल का स्पर्म इसी जेनाइटल पार्ट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मेल का स्पर्म भी बाहर उसी रास्ते से निकल रहा है, और उसकी बॉडी का जो एक्सेस मटेरियल है वो भी उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। एक ही ओपनिंग दोनों काम कर रहा है, इसी को कहते हैं क्लोएका। ठीक है,
तो ये हो गया इसमें क्लोएका। अब इसके बाद बाबू समझना पॉइंट नंबर 5 है, जिसको कहते हैं पीनियल सैक एंड सीटी। तो पीनियल सैक और सीटी क्या होता है कि यह एक पेयर्ड मस्कुलर, पेयर्ड जोड़े में, मस्कुलर मतलब मसल्स का बना हुआ, मांसपेशियों का बना हुआ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आउट ग्रोथ मतलब एक एक्सेस ग्रोथ होती है उसमें, और ये डॉर्सल वॉल की तरफ होता है, क्लोएका के पास खुलता है, क्लोएका के हिस्से पे होता है, और ये काइटिन का बना हुआ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम होता है, ठीक है ना, मेन समझिएगा, जो इसका काम होता है वो काम होता है कि जब कापुलेशन होगा तो मेल के स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो जो इसके लास्ट में जो हिस्सा इसका है पीनियल सैक एंड सीटी, तो पीनियल सैक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एक होता है जो पीनियल सैक होता है, ये पेयर्ड मस्कुलर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ होती है, ठीक है ना, जो डार्सल वाल पे होता है क्लोएका के, जो क्लोएका मैंने अभी आपको बताया ना, इसके डार्सल वाल पे होता है, और साथ में, ठीक है ना, इसमें काइटिन का बना हुआ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें सीटी होती है। और सीटी का जो मूल फंक्शन होता है बाबू, वो होता क्या है समझिएगा, जो सीटी इसमें पाई जाती है, अभी ये मत समझिएगा सीटी बजाने वाली सीटी, ठीक है ना। यहाँ पे सीटी यानी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर से मतलब है कि यहाँ पे एक ब्रश जैसी संरचना पाई जाती है। तो सीटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हो गया सीटी। अब सीटी क्या होती है, सीटी का मतलब होता है कि जब मेल फीमेल दोनों आपस में मिलेंगे तो बोलेंगे कापुलेशन। अब कापुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब मेल स्कैरिस और फीमेल स्कैरिस आपस में दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, तो इनके बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं कापुलेशन। और कापुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेल का जो स्पर्म होता है वह फीमेल की बॉडी में जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा होता है, अब ये कापुलेशन के समय जो मेल का स्पर्म होता है उसे ट्रांसफर करने के लिए होता है। मेल के स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है, इसका जो लास्ट में इसका होता है पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम पीनियल सैक एंड सीटी कहते हैं। जब कापुलेशन होगा, कापुलेशन समझ पा रहे हैं, कापुलेशन का मतलब हो गया मेल और फीमेल दोनों के जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं जब आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से मैटिंग होती है, वो कापुलेशन की प्रक्रिया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जिसमें मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करने वाला जो पार्ट्स है वही है इसका पेनियल सैक एंड सीटी, समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि एस्कैरिस का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। अगर आपके पास बुक है तो आप बना सकते हैं, इसका बहुत सिंपल सा डायग्राम है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बस 2-3 तो चीना को खींच करके उसका डायग्राम बनाना है। जो उसका मेन स्टेटमेंट है वो आपको ये समझाना था कि इसमें किस तरह से वैस डिफरेंस काम करता है, वेसिकुलर सेमिनालिस कैसे काम करती है, और उसके बाद वैस डिफरेंस क्या है, उसके बाद इसमें मोनार्किक कंडीशन क्या होती है, टेलोजेनिक कंडीशन क्या होती है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद टेस्टिस है, टेस्टिस इसका सिंगल होता है, इसमें क्लोएका क्या होता है, और उसके बाद इसमें आपको ये समझना था कि इजैकुलेटरी डक्ट किसे कहते हैं, और उसके बाद पीनियल सैक या एंड सीटी क्या होता है, तो कापुलेशन किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कापुलेशन तो आपको समझ में आया होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, कंबाइन टू ईच अदर, ठीक है ना। तो जब मेल और फीमेल आपस में कंबाइंड होंगे, कंबाइंड का मतलब आप समझ सकते हैं, तो मेल और फीमेल जब आपस में जुड़ेंगे तो एक कापुलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होगा, इस प्रक्रिया को कापुलेशन कहते हैं। और कापुलेशन में क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है जब फीमेल में ट्रांसफर होगा तो वही सीटी जो होती है वो ट्रांसफर करने का काम करती है, वही सीटी का फंक्शन, ठीक है। हम देखेंगे इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल में चलता है, इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो पहले आप बाबू ये समझना कि जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की तरह इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी होते हैं। जैसे इसके पहले आपने भी देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में कौन कौन सा होता है, जैसे टेस्टिस होता है, वैस डिफरेंस होता है, उसके बाद
वेसिकुलर सेमिनाइलिस होता है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट होता है, उसके बाद इसमें पीनियल सिटी होती है, ठीक ना, पीनियल सिटी होती है। उसी तरह से इसका एस्कैरिस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक पेयर ऑफ ओवरी, आपने इसके पहले देखा था कि मेल में सिंगल टेस्टिस होता है, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरी है, यानी एक जोड़ी ओवरी होती है। तो अगर ओवरी एक जोड़ी होगी तो ओविडक्ट ओवरी से जुड़ा होता है। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ठीक ना। अंडाशय का मतलब होता है जहां पे अंडों का समूह होता है, और अंडों के समूह का मतलब हो गया एग, और एग होता है जो वो फीमेल का गैमेट ओवम कहलाता है, और ये जिस नली से जुड़ा होता है इसी को ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है ना। ओविडक्ट को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। दो अंडाशय होगा तो दो अंडवाहिनी होगी, जिसे पेयर ऑफ ओविडक्ट कहते हैं। तीसरा नंबर है टू यूटेरी, टू यूटेरी, ठीक है ना। टू यूटेरी का मतलब हो गया यूटेरस, यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय को आप ऐसे सामान्य भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं, जहां पर फर्टिलाइज्ड एग स्टोर होता है, ठीक है ना, उसी को बच्चेदानी कहते हैं, उसी को गर्भाशय कहते हैं। 4 नंबर हो गया वजाइना, वजाइना को आप सामान्य भाषा में योनि कहते हैं। वह अंग जिसके माध्यम से मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में प्रवेश करेगा उस भाग को योनि कहते हैं, उसी को कहते हैं वजाइना, ठीक है ना। तो भैया समझिएगा कि जो ओवरी होती है इसमें ओवम का निर्माण होता है, ओविडक्ट ओवरी से जुड़ा होता है जो कहां खुलता है? यूटेरस में, ठीक है ना। और वेजाइना वह पार्ट्स है जिसके माध्यम से जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के बॉडी में एंट्री करता है। जो एस्कैरिस होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्लेस होता है वो ओविडक्ट होता है, या जो यूटेरस होता है उसका अगला भाग। तो यूटेरस के अगले भाग में या इसके ओविडक्ट में जो स्पर्म होता है, स्पर्म होता है वह ओविडक्ट में जाएगा, या यूटेरस के अगले भाग में यानी ऊपरी भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा एस्कैरिस में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल की बॉडी में होता है। जब कभी भी फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, जब कभी भी फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहा जाता है हिंदी में। और आंतरिक निषेचन का अर्थ होता है कि जब किसी नर का स्पर्म शुक्राणु मादा की शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से उसके शरीर में जाकर के ओवम से मिल करके फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यदि बाहर होता है तो बाहर किस में होता है? पानी वाले जंतुओं में होता है। तो यानी जितने भी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो जलीय जंतुओं में होता है। तो जलीय जंतुओं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की। जो एस्कैरिस होता है उसमें फर्टिलाइजेशन कहां होता है भैया? तो एस्कैरिस में फर्टिलाइजेशन होता है उसके ओविडक्ट में या फिर अपर पार्ट ऑफ यूटेरस में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैं डायग्राम आपके सामने बनाया हूं, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस डायग्राम को देख करके अच्छे से इस डायग्राम को आप बना लीजिए, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको आराम से, या फिर वीडियो रोक करके आप इसे आराम से बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ मेल का बना हुआ है, और ये वाला जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल का है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये इसका इंटेस्टाइन वाली ट्यूब हो गई, ठीक है। ये इसका इंटेस्टाइन ट्यूब है, ये पूरा लंबा ट्यूब है, मैंने बस इतना ही बनाया इसको। ये इंटेस्टाइन है, आंत है। उसके बाद ये जो सैक दिख रहा है इसी को पीनियल सैक कहते हैं, कंटेनिंग पीनियल सीटी। ये पीनियल सीटी से जुड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं पीनियल सीटी है, और ये पीनियल सीटी से जुड़ा हुआ पीनियल सीटी से जुड़ा हुआ पीनियल सैक, ठीक है ना। और ये इसका हिस्सा है टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, और ये है वेसिकुला सेमिनालिस, जिसमें सीमन आकर के या इसका मेल गैमेट जो स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऊपर की तरफ यहाँ पे लीफ है, उसके जस्ट नीचे ओइसोफैगस है। ओइसोफैगस को हिंदी में आहार नाल के ओइसोफैगस को हिंदी में ग्रास नली कहते हैं, या इसी को फूड पाइप कहा जाता है। हम लोगों में मनुष्य में सामान्यतः समझिएगा, ऊपर आगे की तरफ माउथ है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ लिप। हम लोगों की ओठ की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इसी को माउथ कहते हैं। तो
अब माउथ के अंदर वेस्टिबुल होता है, वेस्टिबुल के अंदर जो होता है वो माउथ कैविटी होती है, जहां पे नीचे जीभ होती है, ऊपर तालू होता है, आगे की तरफ दांत होता है जिसे चैनल गेट कहते हैं, और उसके ऊपर ओट के रूप में पर्दा लगा हुआ है। उसके अंदर फेरिंग्स, समझ पा रहे हैं? फेरिंग्स के बाद जो हम लोगों की पाइप है, जो सामने की तरफ ये दिख रहा है, आपको सामने की तरफ दिख रहा है, ये कौन सा हिस्सा है इसका? ये कौन सा हिस्सा है? ये ट्रैकिया का हिस्सा है जो फेफड़े से जुड़ा हुआ है। और ऊपर की तरफ ये गर्दन वाला हिस्सा जो हड्डी है, और हड्डी ऊपर की तरफ हो गई, नीचे की तरफ ये कार्टिलेज का बना हुआ ट्रैकिया हो गया। इसी के बीच में ओइसोफेगस होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसी ओइसोफेगस की नली से वो नीचे जाता है। समझ पा रहे हैं? ओइसोफेगस की नली कहां से जुड़ी है? आपके गर्दन के पास फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, और सीधे वो जाकर के आमाशय से कनेक्ट है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, और गर्दन से सीधा भोजन नीचे जाता है। और जब तक भोजन ऊपर से नीचे जाएगा, तब तक हम सांस नहीं लेते हैं। और यही रीजन होता है कि जब आपका भोजन आपके नले में, इस गले में, नली में, पाइप में फंस जाएगा, रुक जाता है, तो दम घुटने लगता है, और हम बहुत अफरा तफरी में पानी वानी लेके पीते हैं, ताकि हमारा भोजन खसक करके वो पानी उसे ढकेल के पूरा नीचे पहुंचा दे। और नहीं ढकेल के नीचे पहुंचाएगा, कुछ देरी तक रुक गया तो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, और सांस नहीं ले पाएंगे, मुंह बा देंगे, तुरंत काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओइसोफेगस। उसके बाद भैया देखेंगे लैटरल लाइन है, ये साइड में देख रहे हैं, दोनों तरफ लैटरल लाइन है। उसके बाद ये उल्वा है, इसका ऊपर की तरफ वेजाइना के ऊपर जो भाग होता है उसे उल्वा कहते हैं, और ये हो गया वेजाइना। ठीक है ना? और ये जो पाइप होती है, इस पाइप को हम कहते हैं ओविडक्ट, और ओविडक्ट के नीचे जो लंबी सिराट जैसे संरचना दिख रही है, इसी को कहते हैं यूटेरस कंटेनिंग एग। ऐसा यूटेरस जो किसके साथ सम्मिलित है? एग के साथ सम्मिलित है। और ये नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ओइसोफेगस है, तो इसके बाद नीचे की तरफ ये क्या है? इंटेस्टाइन इसका है, और इसे कहते हैं ओवरी। समझ पा रहे हैं? ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि ये एस्कैरिस यहाँ पे समाप्त होता है। यदि इसकी लाइफ साइकिल बनाने की बहुत इच्छा अगर आपकी होगी, और आपको मन करता होगा आपका कि एस्कैरिस की लाइफ साइकिल हम बना लें, तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि अगर लाइफ साइकिल बनाने की इच्छा होती है, तो आप किसी बुक से देख करके इसकी लाइफ साइकिल रंगीन कलरफुल पेन से डायग्राम को ड्रा कर लीजिएगा, और या तो फिर अपने गूगल नेट से कहीं से सर्च करके उस डायग्राम को अपनी फाइल, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। संभवतः उसमें आपको पढ़ना जो है मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना, डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल उसकी नहीं पढ़नी है। और यदि आपकी इच्छा होती है कि नहीं एस्कैरिस की लाइफ साइकिल हम बनाएंगे, तो आप नेट से या फिर आपके पास जो बुक है इनवर्टिब्रेट की, उससे आप देख करके बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एस्कैरिस, और एस्कैरिस के पीछे प्लेटिहेल्मिन्थेस, और प्लेटिहेल्मिन्थेस के पीछे टिनोफोरा, टिनोफोरा के पीछे सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के पीछे पोरीफेरा, और पोरीफेरा के पीछे आपका आया था प्रोटोजोआ। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर आपका 5वें सेमेस्टर का, उसका ये दोनों समाप्त होता है। इसके बाद आपकी क्लास जब चलेगी, तो इसमें आपको पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जो एनेलिडा शुरू होगा। ठीक है ना? और एनेलिडा में आप पढ़ेंगे जोंक के बारे में, जिसे हीरुडिनेरिया कहते हैं, लीच के बारे में। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं इसके बाद आपका एक सेशन और शुरू होगा जो बॉटनी का है। तो बॉटनी का एक पेपर और शुरू होने वाला, 1-2 दिन या 1-2-3 दिन में आपका लेक्चर जाने लगेगा, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, आसानी से मिलेगा। प्लेलिस्ट उसकी मिलेगी बॉटनी की अलग से, और बॉटनी की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। आप आराम से उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और दिमाग में बैठा के चलिए कि परीक्षा आपकी जनवरी में होगी। ठीक है, और उसको ध्यान में रखते हुए अपना पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए, चीजें आपसे दिमाग से उतरे ना, भूले ना, और आप मन से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।